हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चा पार्टी? बढ़िया चल रहा है लॉकडाउन। लॉकडाउन 1, 2, 3 एंड अब 4 भी चल रहा है। कैसे चल रहा है लॉकडाउन? और हम सारे के सारे अपनी प्रॉपर वे से स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चे? अच्छे से कर रहे हैं हम स्टडी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स बड़े खुश हैं, ना तो उनको स्कूल जाना पड़ रहा है, ना कोई कोचिंग सेंटर ओपन है। स्टूडेंट्स इतने खुश हैं ना कि क्या बताऊं। ये रियलिटी है कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है ना स्टूडेंट्स पे पड़ा है, वो खुश है क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। अब लाइव कोचिंग करते हैं, वीडियो देख रहे हैं। पेरेंट्स को लगता है कि वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, बट कभी कभार वो साइड में कभी कभार क्या, कभी फेसबुक ओपन कर रहे हैं, व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते? जरूर करते हैं। तो मुझे आज का जो हमारा टॉपिक है, मुझे तो आप सब जानते ही हो, बड़े टाइम बाद मैम दोबारा आए हैं। myself निधि शर्मा and I am a physics mentor at सफल शिक्षा। ओके बेटा, आपका अपना चैनल सफल शिक्षा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आज मैंने आपको टॉपिक करवाना है, ये टॉपिक ना तो किसी की समझ में नहीं आता इतनी जल्दी। कहते हैं ना, फिजिक्स समझ में ना आए, ना तो इतनी जल्दी से समझ में आता किसी की टॉपिक। अगर आप ध्यान से समझोगे, एक एक चीज को प्रॉपर वे से वेरीफाई करोगे, तो आपके लिए ये चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चंस हमारे पास कॉम्पिटिशन्स पे भी आते हैं, कॉम्पिटिशन्स लेवल पे भी आते हैं। सबसे ज़्यादा आपको बोर्ड के ऊपर, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, ईच एंड एवरीथिंग बोर्ड एंड ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी कॉम्पिटिशन्स है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे। तो इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। भाई फिजिक्स है तो फिजिक्स तो करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए हमें इसका थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। आज मैंने आपको वो रूल्स बताने हैं जो रूल्स कभी किसी ने नहीं बताए हैं। ओके बेटा, तो वो रूल्स ना तो आपको बुक्स में मिलेंगे शॉर्टकट ट्रिक, और ना ही कोई बताएगा। कौन बताएगा? सिर्फ निधि मैम बताएंगे आपको वो रूल्स। ठीक है बेटा? ओके। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने क्या करना है, बस आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हमारी जो यूनिट चल रही थी, यूनिट थी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो हमने लास्ट टॉपिक्स कर लिए हैं। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बेटा, टॉपिक है हमारे पास किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% एग्जाम टॉपिक। ये आपके पास पेपर में जरूर एंड जरूर आएगा। अब किरचॉफ लॉ क्या होता है, हमने वो करना है। किरचॉफ लॉ के बारे में आपको बताना है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आपको बताया है कि आपने एक एक चीज़ को नोट करना है, समझ के करना है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप मेरे से समझ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर है? तो चलिए अब हम करते हैं किरचॉफ लॉ हमारे पास क्या होता है। तो बेटा, किरचॉफ लॉ समझने से पहले आपको दो तीन चीजें और पता होनी चाहिए। अब वो दो तीन चीजें क्या है वो आपको बताते हैं। किरचॉफ लॉ कहाँ अप्लाई होता है? सबसे पहले थिंग, किरचॉफ लॉ अप्लाई कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं, किरचॉफ लॉ हमारे पास वहाँ पर बच्चे यूज होता है जहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के अंदर रेजिस्टेंस वाले सीरीज और पैरेलल से सॉल्व नहीं होते। यस, जो न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल से सॉल्व नहीं होते, ऐसे कॉम्प्लिकेटिव से सर्किट आते हैं, वहाँ पे दिमाग पूरा घूम जाता है। ये नहीं पता लगता कि इसको, इसमें बच्चे मैं सीरीज का फॉर्मूला लगाऊं या इसमें मैं पैरेलल का फॉर्मूला लगाऊं। तो वो जो न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल वाले फॉर्मूले से इजीली सॉल्व नहीं होते, वहाँ अप्लाई होता है किरचॉफ लॉ। तो सबसे पहले हमें बेसिकली किरचॉफ लॉ करने से पहले आपको थोड़ा बहुत सीरीज और पैरेलल के बारे में भी बता देते हैं कि सीरीज और पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगता है, किस तरह का लगता है, और हम किस तरह का फॉर्मूला लगाएं कि हमारे प्रॉपर वे से वहाँ पे न्यूमेरिकल्स हो जाए। ठीक है? तो अब आप देखिए, ध्यान से समझिए। अगर आते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस
इन सीरीज कॉम्बिनेशंस। अगर तो बच्चे मेरे पास आता है सीरीज कॉम्बिनेशंस में, तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, ये देखिए, एक रेजिस्टेंस के साथ दूसरा रेजिस्टेंस बच्चे ऐड होता है। अब आप खुद देखिए, एक रेजिस्टेंस के साथ मैंने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिए बच्चे, वो आपके ऊपर है कि आप कितने रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस का नाम है R1, R2 एंड R3। इसको याद करने का एक बेसिक तरीका बताऊं, टिप्स। अब बात आती है कि टिप्स क्या है। अब हमने टिप्स को समझना है, व्हाट इज टिप्स। देखो बेटा, क्या है याद करने का तरीका। अगर आपको सिंगल वायर के बाद, अगर आपको सिंगल वायर ले लो या फिर सिंगल रजिस्टर ले लो, रजिस्टर कहते हैं बच्चे, एक्चुअल में उसका नाम रजिस्टर होता है, एक्चुअल में ये रजिस्टर होता है। रजिस्टर की कैपेसिटी को रेजिस्टेंस कहते हैं, रजिस्टर की कैपेसिटी को रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट में किया है, आपके पास फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चे आप कैपेसिटर करते हैं। कैपेसिटर्स में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। ऐसे ही रजिस्टर की कैपेसिटी को यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चे, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बेसिकली जो टिप्स है ना, उसको ध्यान से देखो। जो अब मैंने आपको टिप्स बताना है कि सीरीज और पैरेलल वाले टिप्स क्या है। सिंगल वायर के बाद बच्चे अगर आपको सिंगल वायर मिलती है या फिर सिंगल रजिस्टर मिल रहा है, ओके, सिंगल वायर के पास सिंगल मिल रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास होगा सेम करंट। करंट जो होगा हमारे पास सेम होगा, और अगर वो सेम है तो उसको हमेशा आपने किसके अंदर ऐड करना है, उसको हमेशा आपने सीरीज के अंदर ऐड करना है। इन सीरीज के अंदर हमने क्या करना है बेटा, सीरीज के अंदर हमने उसको ऐड करना है। बस आपने जो बेसिक चीज़ बताई है उस चीज़ पे फोकस करो, जो मैंने आज आपको बेसिक चीज़ बताई है। क्लियर है बच्चे। अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रही है, तो आप बेसिकली पूछ सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, व्यूज़ डाल सकते हैं, जो आपको बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है। क्या बताया मैंने आपको, टिप्स बताए हैं मैंने आपको। ये टिप्स आपको पास नहीं मेंशन होती। अब इसको याद करने का तरीका देखो बच्चे, इन सब के आगे एस लिखा हुआ है। अब देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, सिंगल वायर के बाद मुझे आगे सिंगल वायर ही मिली है। और जब सिंगल वायर के बाद सिंगल वायर मिलती है, तो बच्चे जो हम जब इसमें करंट डिवाइड करते हैं, तो करंट हमारे पास आई होता है, तो R1 में भी करंट वही जाएगा, सिंगल वायर है, R2 में भी करंट वही जाएगा, एंड R3 में भी करंट वही जाएगा। मतलब A पॉइंट से करंट आया, B पॉइंट तक सेम करंट जाएगा, सेम करंट। ईच एंड एवरी रजिस्टर के अंदर हमारे पास करंट की जो वैल्यू आती है वो सेम जा रही है। और अगर वो सेम जा रही है, मतलब सिंगल वायर के पास सिंगल वायर मिल रही है, तो सेम क्या होगा, सेम हमारे पास क्या होगा बच्चे, करंट होगा, जिसको हम यहाँ पे आई से डिनोट कर रहे हैं। और अगर आई से डिनोट कर रहे हैं, तो उसको किस में ऐड करना है, उसको हमेशा हम किस में ऐड करेंगे, सीरीज के अंदर ऐड करेंगे। ये चीज़ बेसिक चीज़ नहीं भूलनी है। और जब सीरीज में ऐड करते हैं, तो सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करने का बच्चे फॉर्मूला है। तो इसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारे पास है RS इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3 एंड सो ऑन अप टू, जहाँ तक आपकी मर्जी है जितने आपने रेजिस्टेंस लेने हैं। क्लियर है बेटा। ये जो RS होता है, इसी RS को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह दो, या फिर हम इसको कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कह सकते हो, एक और नाम है इसका, कभी कभार पेपर में आता है, फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सर्किट। क्लियर बेटा। ये हमारे पास हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस तरह का मेरे पास न्यूमेरिकल आएगा तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे।
रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी होगी सिंपल, और आपने उनको डायरेक्ट फॉर्मूले में ऐड किया और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है बच्चे। तो अब आपके पास जब वहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा तो बात आगे है, तो अब वो कैसे करते हैं, तो साइड बाय साइड इसका न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, साथ के साथ आपको इसका न्यूमेरिकल्स भी बता देते हैं कि साइड बाय साइड वहाँ पे क्या आएगा। जब वहाँ पे आएगा तो बिल्कुल आपने क्या करना है, देखो बच्चा सिंपल सा न्यूमेरिकल्स आएगा। अब वो कैसा भी हो सकता है, बस मुझे ये देखना है कि वो सिंगल वायर के बाद अगर सिंगल वायर है तो हमने उसको किस में जोड़ना है, हमने उसको सीरीज के अंदर जोड़ना है। तो अब ये देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल दे रखा है मेरे को, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि वायर मेरे को सीधी मिल रही है, टेढ़ी मिल रही है, क्या से मिल रही है, बस मुझे करंट को डिवाइड करके देखना है। अगर करंट सेम जा रहा है तो इट मीन्स वो किसके अंदर है। ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, ये 3 रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं। ये आपके पास है बच्चे R1, ये दे दिया आपको R2 और ये दे दिया आपको R3, ठीक है। और ये आपके पास न्यूमेरिकल है और आपको कह दिया फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सर्किट। क्लियर है बच्चे। आपने सिंपल सिर्फ करंट को डिवाइड करके देखना है। अगर करंट सेम जा रहा है तो उसको हमने सीरीज के अंदर ऐड करना है, बिल्कुल सीरीज के अंदर ऐड करना है, कोई ज़्यादा माथापेची नहीं करनी है। तो बिल्कुल अब देखो करंट को डिवाइड करो। अब मैंने इसके अंदर करंट को डिवाइड किया है तो बच्चे आप खुद देखो, यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से लगाया आई। सिंगल वायर के बाद बच्चे मुझे आगे सिंगल वायर ही मिल रही है, कोई अलग वायर नहीं मिल रही है, कोई 2 वायर नहीं है। तो मतलब इसके अंदर भी करंट कितना जाएगा, आई ही जाएगा। इसमें भी हमारे पास करंट कितना जाएगा, आई ही जाएगा। जब सेम जा रहा है तो बच्चे उसको किस में ऐड करेंगे, सीरीज के अंदर ऐड करेंगे। तो सिंपल इसका आंसर निकालो। आंसर क्या आएगा बच्चे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आंसर 3 रेजिस्टेंस है तो मेरे पास RS हो जाएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, वो हो जाएगा 2 + 2 + 2 एंड डेट इज 6। और साथ में यूनिट जरूर निकाल कर आनी है, अगर यूनिट नहीं लगाई तो आपका हाफ मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। ओके, शेप मैटर नहीं करती है। अब देखो एक और करते हैं। अब इसके अंदर ये दे रखा है, दो पॉइंट दे दिए, इसमें वैल्यू दे दी है आपको, और आपको कह दिया इसमें भी बच्चे आपने निकालना है फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। बच्चे अब इसका भी मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसमें भी मैंने करंट को लगाया। देखो पहले रेजिस्टेंस 2 ओम के रेजिस्टेंस में भी करंट आई जा रहा है, 4 ओम के रेजिस्टेंस में भी करंट आई जा रहा है, और यहाँ देखो सिंगल वायर के बाद मुझे सिंगल वायर मिल रही है तो इसके अंदर भी मेरे पास करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। तो सेम जा रहा है तो अंडरस्टैंडिंग है। अब इसका भी अगर मैं आंसर निकाल लूँ तो बच्चे वो क्या आएगा, वो RS आ जाएगा। वो RS डेट इज 2 + 4 + 6, 6 और 4 10 और 2 कितने होंगे बच्चे, 12 ओम। 12 ओम इज द आंसर ऑफ सेकेंड न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं सीरीज के अंदर, कोई इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं आते, तो बिल्कुल इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बेटा, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशंस, कि पैरेलल के अंदर आता है तो पैरेलल के अंदर क्या होता है बच्चे, पैरेलल का भी एक टिप्स आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट है बेटा मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर बच्चे क्या होता है, इसमें सिंगल वायर के बाद हमें सिंगल वायर नहीं मिलती, हमें 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलते हैं, तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं पैरेलल के अंदर, ठीक है। अब ये देखो सर्किट बना के आपको बताते हैं। जैसे ये दे रखा है मेरे को,
रेजिस्टेंस प्रॉपर बनाने हैं। ये देखो बच्चा, मैंने इसको बैटरी के साथ लगाया और यहाँ पे मैंने की लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये मेरे पास की होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मेरे को 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं यहाँ पर R1, R2 एंड R3। अगर मैंने करंट को डिवाइड किया, ध्यान से सुनो, अगर मैंने करंट, जब हम बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट निकालते हैं, अगर करंट की वैल्यू सेम जाती है तो उसको सीरीज में ऐड कर देंगे, बट अगर करंट की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट जाती है तो हम उसको हमेशा ऐड करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर। क्लियर है बेटा? तो हम उसको हमेशा किस में ऐड करेंगे? पैरेलल में। अब पैरेलल का क्या फॉर्मूला आता है वो बताते हैं, उससे पहले हम इसको करंट को डिवाइड करके देखें। हमेशा वो पॉजिटिव एंड से, बैटरी के पॉजिटिव एंड से आपने करंट को बाहर निकालना है। अब ये देखो यहाँ तक आई जा रहा है क्योंकि सिंगल वायर के बाद सिंगल वायर। अब इस पॉइंट में जाके यहाँ तक आई था, अब एक वायर को आगे 3 वायर मिल रही है। तो बच्चे देखो, जैसे ये 3 मार्कर मैंने लगाए हैं समझाने के लिए। अब ये देखो, ये 3 मार्कर हैं, पीछे से करंट आ रहा है तो एक किस्म से वो 3 वायर हैं, रेड ब्लू ब्लैक, यहाँ पर वायर आ रही है। तो अब बेचारा करंट भी कंफ्यूज हो गया कि मैं जाऊं तो किसके अंदर जाऊं। सोचने वाली बात है, करंट भी हमारा बेचारा कंफ्यूज हो गया, उसको पता ही नहीं लग रहा कि मैं R1 के अंदर जाऊं, R2 के अंदर जाऊं कि मैं R3 के अंदर जाऊं। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी कि मैं किसके अंदर जाऊं। तो ऐसा नहीं होता कि पहले वो R1 में पूरा घूम के जाएगा, फिर वो R2 से घूम कर आएगा और फिर वो R3 से घूम के। बच्चे ऐसा नहीं होता। अब आपको देखो, हमारे घर के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कभी ऐसा होता है कि आपने फैन चलाया है तो आपका बल्ब ऑन नहीं होगा, आपने बल्ब ऑन किया है तो आपका रेफ्रिजरेटर ऑन नहीं होगा? कभी हुआ ऐसा? नहीं। आपके पास मेन स्विच, सप्लाई करंट की मेन स्विच से आ रही है। आप पूरे घर में अगर 50 बटन है ना, 50 स्विच है, 50 बटन को ऑन कर दो, सारे घर की लाइट जलेगी और इक्वल अमाउंट से जलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि पंखा चल रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा, भाई बल्ब जल रहा है तो रेफ्रिजरेटर नहीं जलेगा, रेफ्रिजरेटर ऑन है तो मोटर नहीं चलेगी पानी की। तो दैट इज नॉट ए फैक्टर। तो कहने का मतलब है, तो जितना टोटल करंट आ रहा होता है ना, वो अपनी अपनी वायर्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। जितनी ये वैल्यू लेगा, ये रेजिस्टेंस जितनी वैल्यू लेगा, उसी के हिसाब से करंट उसके अंदर डिवाइड हो जाता है, मतलब अपने आप उसी के अंदर चला जाएगा। तो कहने का मतलब है, पहले वाले रेजिस्टेंस में मैंने मान लिया I1, दूसरे पे I2 एंड तीसरे पे चला गया मेरे पास I3। फिर ऊपर से यहाँ से आता I1, इधर से आ रहा है I2 और इधर से आ रहा है I3। अब खुद देखो बच्चे, मैंने इस I को ही 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है, और यही I घूम के फिर दोबारा मेरे पास क्या बन गया? I ही बन गया। तो मेरे कहने का मतलब है, जितना आपने बैटरी से करंट लिया है, मोटी मोटी बात बताऊं, जितना आपने बैटरी से करंट लिया है, ईमानदारी से उतना ही करंट सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल पे वापस करना है। अगर उतना करंट वापस जा रहा है, इतने से आपने जो सर्किट के अंदर करंट डिवाइड किए हैं वो बिल्कुल सही है, और अगर वो बिल्कुल सही है तो आप उसकी वैल्यू बिल्कुल इजी वे में आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अब इसमें क्वेश्चंस क्या आया, मेन मोटिव है करंट को डिवाइड करना। अगर आपको करंट को डिवाइड करना आता है और जितना आपने बैटरी के साथ करंट डिवाइड किए हैं और उतना उसको वापस मिल रहा है, तो इट मीन्स वो करंट प्रॉपर वे से आ रहा है, तो आप उसको किस में लोगे? पैरेलल के अंदर। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो हम उसको किसके अंदर लेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लेंगे। तो अब इसमें बात आ गई, पैरेलल कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला होता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन अप टू 1/Rn। तो ये हमारे पास आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है, ये हमारे पास आया है। तो ये हमारे पास, इसको आप वही
टोटल कह दो, आरपी मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशंस का टोटल हो गया, इफेक्टिव कह दो, या फिर और क्या कह सकते हो, नेट भी कह सकते हो, नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है बच्चे? तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अब इसकी बात आ गई टिप्स, इसका टिप्स क्या है। अब ये बात आ गई इसकी टिप्स की, इसमें भी तो टिप्स देना पड़ेगा तभी तो आप न्यूमेरिकल करोगे। देखो अब इसके अंदर टिप्स क्या है। इसके अंदर टिप्स हैं, अगर आपके पास सिंगल वायर के बाद 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा वायर्स मिलती हैं तो उसके अंदर करंट सेम नहीं होता, वोल्टेज सेम होती है। वोल्टेज कह दो, वोल्टेज सेम होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया करंट नॉट सेम, करंट सेम नहीं होता, वोल्टेज सेम होती है। और अगर वोल्टेज सेम होगी तो हमेशा उसको जो आपने ऐड करना है, ऐड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके बेटा, क्लियर है? तो बेसिक टिप्स मैंने आपको बताया है कि सिंगल वायर के बाद अगर सिंगल नहीं 2 या 2 से ज़्यादा आपको वायर मिलती है, ध्यान से सुनो, अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा वायर मिलती है तो उसको जो आपने ऐड करना है उसमें वोल्टेज सेम होएगी, करंट नहीं सेम होगा, करंट नॉट सेम। तो उसको जो आपने बेसिकली ऐड करना है, ऐड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब आप उसको पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर ऐड करोगे तो वो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन अप टू 1/Rn। तो बेसिक सा डिफरेंस बताया है मैंने, जिसके अंदर आपको क्लियर करना है। ठीक है बेटा? तो अब हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशंस का भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर पता लगे। फॉर्मूला यहीं पे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर सिर्फ मुझे ये देखना है कि वो पैरेलल में है। देखो बेटा, ये हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं पैरेलल का। जब भी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशंस का न्यूमेरिकल्स आएगा, अब देखो बच्चे मैंने इसके अंदर वैल्यू लगा दी, ये आपको रेजिस्टेंस दे दिए, सारे के सारे मैंने आपको दे दिए 2 ओम के रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट को मैंने अपने आप ही दे दिया C। ठीक है, और आपको वही फाइंड आउट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस of a given circuit। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चंस आ रहा है। अब बच्चे इसमें एक चीज और बताऊं, सबसे पहले अब इसके अंदर दोनों फॉर्मूले लगेंगे, सीरीज भी लगेगा, पैरेलल भी लगेगा। सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है R1 इज इक्वल टू R2 R3 R4, मतलब ऐड करना हमें। पैरेलल का हमें पता है कि इसको अपोन में लेना है। अब मैंने आपको एक न्यूमेरिकल्स करके दिखाना है जिसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों के फॉर्मूले लगेंगे। वो डिपेंड करता है सिर्फ करंट पे। करंट सेम है तो सीरीज में, करंट डिफरेंट है तो वो चीज़ हमारे पास किस में चली जाएगी, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे पास किस में चली जाएगी, वो पैरेलल के अंदर चली जाएगी। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखना अब इस चीज़ को। सबसे पहले करंट को डिवाइड किया, ए पॉइंट से मैंने करंट ले लिया I। अब बच्चे देखो यहाँ तक I था, अब इस I को आगे 2 रास्ते मिल रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग है 2 वायर है तो 2 वायर में डिवाइड हो गया।
ऊपर वाली वायर में चला गया I1, नीचे वाली वायर में चला गया I2। क्लियर है? अब देखो इस I1 को आगे सिंगल वायर मिल रही है, तो मतलब इसमें तो हमारे पास I1 ही रहेगा, क्योंकि सिंगल वायर है तो हमारे पास वहाँ पे करंट क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? अब ऊपर से आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2। अब यहाँ पे पहले सिचुएशन थी कि हमारे पास ये ऐसे था, डिवाइड हो रहा है। अब सिचुएशन ये है, पीछे से करंट, अब सिचुएशन ये है कि ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और अगर वो मिल रहे हैं तो वो हमेशा ऐड होते हैं। कहने का मतलब ऊपर से I1 नीचे से I2, तो मिलके कितना बन गया I। अब देखो कितना इजी हो गया, ए पॉइंट में हमने I ही दिया था, बी पॉइंट में मुझे I ही मिल गया। तो जिसमें करंट सेम है उसको तो बच्चे आप सीरीज में जोड़ दो, और जिसमें करंट डिफरेंट है उसको हम किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। क्लियर बेटा? आपको पूरा सम सॉल्व करके दिखाना है मैंने स्टेप बाय स्टेप, बस आपने ध्यान से समझना है। ओके, अब देखो इसका सोल्यूशन। सबसे पहले देखो बच्चे, इसमें I1 है और इसमें भी I1 है, तो इसको हम सेम है इसके अंदर करंट, तो हम इसको किस में जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे सीरीज के अंदर। तो पहले मैंने ले लिया RS इज इक्वल टू 2 + 2, ये हो गया मेरे पास 4 ओम। यूनिट साथ के साथ लगा के आ रही है, ठीक है बेटा। अब मैंने इन दोनों रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस बना दिया। जो एक रेजिस्टेंस बना है उसमें करंट तो I1 ही है। अब आप खुद देखो, मैंने इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करके एक बना दिया। चाहे बेशक मैंने एक बना दिया, चाहे 3 रेजिस्टेंस जुड़े हो या 10 जुड़े हो, ऐड करके वो एक बन गया। बट उसके अंदर करंट कौन सा है, उस मोटिव पे जाओ, उसके अंदर जो करंट जा रहा है वो I1 है, और सेकेंड वाले में जो करंट जा रहा है, जो उसके पार्लर में जा रहा है, उसके अंदर करंट क्या है, वो है मेरे पास I2। अब मेरे पास सिचुएशन बच्चे ऐसे बनी है। अब ये सर्किट अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये सर्किट ऐसे बना है। वहाँ पे आपने सर्किट नहीं बनाकर आने, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि वहाँ पर हमने कैसे करना है। ठीक है, अब ये वही ए पॉइंट है, ये जस्ट समझाने के लिए है। जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लोगे ना तो बच्चे आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बार बार सर्किट नहीं बनाने पड़ेंगे, और जस्ट पहला न्यूमेरिकल है तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। अब आप खुद देखो, अब एक्चुअल में सर्किट ऐसे हो गया। अब इसके अंदर देखो, ऊपर वाले में करंट I1 है, नीचे वाले में करंट I2 है। अभी मैंने कहा था कि जिसके अंदर डिफरेंट करंट है तो उसको हम किस में ऐड करते हैं, पैरेलल में ऐड करते हैं। तो अब मुझे इसको पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा, तो इसके बाद स्टेप ये जाएगा। अब मैं इसको पैरेलल में करूँ तो पैरेलल का फॉर्मूला आएगा 1/RP, 1/4 + 1/2। एलसीएम लो बच्चे, इसका एलसीएम लेंगे RP, तो ये मेरे पास एलसीएम बच्चे कितना देगा 4, ये हो जाएगा 1 + 2 के टेबल में 4 कितने में जाता है, 2 पे जाता है, और 2 उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया। ओके बेटा, 4 के टेबल पे, अब देखो 4 के टेबल पे 4 कितने में जाता है, 1 पे जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल मेरे पास ये 3/4 बन गया। अब बच्चे सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं ना वो यहाँ करते हैं, यहीं से गलती होती है, और इसी गलती की वजह से उनका आगे न्यूमेरिकल नहीं निकलता, और सारा का सारा A to Z वहाँ पे न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। ये बच्चे मेरे पास 1/RP की वैल्यू है, मुझे पूरा RP निकालना है, तो कहने का मतलब RP रिवर्स करो इसको तो वो हो जाएगा 4/3 ओम। अगर आपने इसको यहाँ पे 1/RP से ही आगे एक्सटेंड कर दिया, रिवर्स नहीं किया, तो आपका ये सर्किट बिल्कुल ही गलत, और गलत हो गया तो आंसर नहीं निकलेगा। आंसर नहीं निकलेगा तो बच्चे अगर हमारे से सीरीज पैरेलल वाले न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे, 12th लेवल पे आगे, बोर्ड क्लास में आगे, तो हम भयंकर टाइप के जो किरचॉफ लॉ न्यूमेरिकल वाले न्यूमेरिकल करवाने हैं मैंने, वो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी तो सोल्व करना है ना। उसको सोल्व करने के लिए हमें इन पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, ओके, लाइटली नहीं लेना। तो अब मेरे पास ये आ गया। अब कहने का मतलब इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया तो वो इसके इक्वल आ गया, ठीक है बेटा। अब आपका सर्किट क्या बना, अब आपका सर्किट ये बन गया। देखो
ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं 3-3 सर्किट। आपने पेपर में नहीं बनाना, पेपर में आप 3-3 सर्किट बनाने लगे तो वहां पे तो बच्चे पेपर रह जाएगा आपका। ओके बेटा, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। अब देखो यहाँ पे ये तो 2 ओम की है, 2 बट अब इसकी वैल्यू जब मैंने इसके अंदर ऐड करी है तो ये बन गया मेरे पास 4/3 ओम। ओके, तो वो बन गया मेरे पास 4/3 ओम, और 4/3 ओम बना है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? अब देखो बेटा, अब तो करंट आप डिवाइड करो तो इसके अंदर करंट सेम ही जा रहा है। सिंगल वायर के बाद मुझे सिंगल वायर ही मिल रही है, तो अब आ ही जा रहा है। तो अब देखो सीधा सॉल्व हो गया, तो ये सारा का सारा सीधा किस में सॉल्व हो जाएगा? लास्ट में 99% न्यूमेरिकल का जो आंसर आता है वो लास्ट में हम उसको सीरीज में ही ऐड करते हैं। तो फाइनली अब ये किस में ऐड हो रहा है? फाइनली अब ये सीरीज के अंदर ऐड कर रहे हैं, और सीरीज में तो आपको पता है कैसे ऐड करना है। तो सीरीज में हो जाएगा, ऐड करेंगे RS इज इक्वल टू 2 प्लस 4/3 प्लस 2। ओके बेटा, 3 एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, 6 प्लस 4 प्लस 6, 10 और 6, 16/3। डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो इतना ही छोड़ दो। 16/3 ओम इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारे पास होते हैं सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल, जिसके अंदर कंप्लीट सीरीज भी निकाल सकते हैं, पैरेलल भी निकाल सकते हैं। तो बस इसके अंदर जब जस्ट हम बच्चे यही देखते हैं कि सिंगल वायर के अंदर सिंगल वायर आ रही है तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। सिंगल वायर के बाद अगर करंट डिवाइड हो रहा है, डबल वायर आ रही है, तो हम डायरेक्ट उसको किस में ऐड कर देते हैं? पैरेलल के अंदर ऐड कर देते हैं। तो देखो सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं। अब बात आती है कि किरचॉफ लॉ क्या है। जो न्यूमेरिकल्स सीरीज से नहीं सॉल्व हो रहे हैं, ना ही उसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लग रहा है, मतलब कंफ्यूजन सी क्रिएट हो रही है, पता नहीं लग रहा कि हम सीरीज का फॉर्मूला लगाए कि हम उसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगाए। कहने का मतलब है टेंशन सी क्रिएट हो रही है, पता नहीं लग रहा है। तो उन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ रूल। तो अब हमने किरचॉफ रूल करना है, वही किरचॉफ रूल होगा जो आपको सीरीज और पैरेलल से जो न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होते वो बताएंगे। पहले हम किरचॉफ रूल्स करेंगे, लॉस करेंगे, उसके बाद ही उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके बेटा, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो ताकि अब हम किरचॉफ रूल कर सकें। तो बेटा बोर्ड के अंदर देखिए, अब हम कर रहे हैं किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉ क्या था? इन 1942 जर्मन के फिजिक्स थे, एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही था किरचॉफ, एक्सटेंडेड ओम्स लॉ टू कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एंड गेव 2 लॉ। मतलब उन्होंने क्या किया बच्चे, जो ओम्स लॉ के द्वारा सर्किट सॉल्व नहीं होते, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, जो चीज़ें हमारी सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं होती उसको हम किरचॉफ रूल से सॉल्व करते हैं। उनका नाम ही था किरचॉफ, तो उन्हीं के नाम से लग गया। पहले बच्चे यही चीज़ें होती थी, किरचॉफ रूल उनके नाम पे लग गया तो उन्हीं के नाम पे हो गया। जैसे न्यूटन साइंटिस्ट था, न्यूटन के नाम पे हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो बच्चे सारे ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो बेसिकली यही चीज़ होती थी। अब हम बात आते हैं कि उन्होंने 2 लॉ दिए, जो 2 लॉ दिए वो कौन कौन से दिए, कैसे दिए। उन्होंने 2 लॉ दिए बच्चे, इसको याद करने का तरीका है, आपके पास आता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ और ये हमारे पास आ गया किरचॉफ सेकंड लॉ। अब इनके और भी नेम थे, अब बुक्स में अलग अलग नाम नहीं दे रखे, वही बेसिक चीज आपको बतानी है। फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं जंक्शन लॉ, क्लियर। इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं करंट लॉ, करंट, क्योंकि ये सिर्फ करंट के बारे में ही बताता है। ओके बेटा, और एक और नाम है इसका
वो हमारे पास आता है, उसको हम कहते हैं ओपन सर्किट लो। बच्चे मैंने आपको इसके 4 नाम बता दिए, तो पेपर के अंदर आपके पास किसी भी नाम से आ जाए, फर्स्ट लो, जंक्शन लो, करंट लो या ओपन सर्किट लो, तो कहने का मतलब है मोटा मोटा बताऊं तो वो क्रिस्चॉफ फर्स्ट लो ही है। कुछ भी आ जाए, एक्सप्लेन करना आता है क्रिस्चॉफ फर्स्ट लो, क्रिस्चॉफ सेकंड लो, क्रिस्चॉफ थर्ड लो, सेकंड लो सॉरी क्रिस्चॉफ थर्ड लो बता दिया। तो इनमें से चारों में से कोई भी नाम आ गया तो आपने क्रिस्चॉफ फर्स्ट लॉ को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड लॉ। अब जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं? सेकंड लॉ होता है बच्चे, ये हमारे पास होता है लूप। लूप का एक और नाम है, लूप को हम मैश भी कहते हैं, मैश MESH, लूप लॉ। ये करंट के बारे में बताता है, ये पहले वाला करंट के बारे में बताता है, दूसरे वाला हमारे पास वोल्टेज के बारे में बताता है। इसको EMF और वोल्टेज लॉ भी कह सकते हैं। या फिर EMF लॉ। एंड लास्ट ये ओपन सर्किट में लगता है, ये हमारे पास क्लोज्ड सर्किट में लगता है, इसको क्लोज्ड सर्किट लॉ भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो बेसिकली हम अब जब भी हमारे पास सेकंड लॉ आए तो हमने ये 4 नाम याद रखने हैं। सेकंड लॉ नाम से भी आ सकता है लूप लॉ, EMF लॉ या फिर क्लोज्ड लूप, क्लोज सर्किट लॉ। तो ये 2 लॉ दिए थे क्रिस्चॉफ लॉ ने। अब इसके बारे में हम करते हैं क्रिस्चॉफ फर्स्ट लॉ एंड क्रिस्चॉफ सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ के बारे में करेंगे, फिर हम सेकंड लॉ के बारे में करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है जिसमें हमने सीरीज फॉलो किया, और अब हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में करेंगे ताकि पूरी एक्सप्लेनेशंस हो जाए। फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे वो सारी के सारी जो वीडियो होगी वो क्रिस्चॉफ लॉ के सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही होगी पर्टिकुलर। ओके बेटा? तो बेटा बोर्ड में देखिए फर्स्ट लॉ, क्रिस्चॉफ फर्स्ट लॉ जिसको हम कहते हैं जंक्शंस लॉ। क्या बेसिक डेफिनेशंस होती है, क्या इसकी स्टेटमेंट होती है, पेपर में जरूर आता है स्ट्रेट एंड प्रूफ। तो ये हमारे पास आती है इसकी स्टेटमेंट। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है। देखो, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraically sum of current, एल्जेब्रिक कहने का मतलब है उनको ऐड करना है, सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। कहने का मतलब एक ही पॉइंट पे जो मिल रहे हैं तो उन का जो टोटल सम करते हैं जंक्शंस का, तो एल्जेब्रिकली उनकी जो वैल्यू आती है ऐड करके वो हमारे पास 0 आती है। कहने का मतलब समीशंस आई जे टोटल करंट जो ऐड करके आया है जिसको हम एल्जेब्रिकली सम कह रहे हैं ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? एक सिंपल सी डेफिनेशंस और लिखी है मैंने ब्लू पेन से। सिंपल क्या है? द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन, द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। कहने का मतलब है जितना करंट एंटर हुआ है एक पॉइंट पे जंक्शंस पे वो इक्वल होगा जितना करंट बाहर जा रहा है उस पॉइंट जंक्शन से। अब बच्चे बात देखिए, मैंने बार बार मेरे वर्ड्स इसमें वर्ड आ रहा है जंक्शंस। अब बात आती है व्हाट इज जंक्शंस। जंक्शंस क्या होता है? जंक्शंस का मतलब होता है एक ही वायर, एक ही पॉइंट पे डिफरेंट वायर का कनेक्शन। जैसे आपके पास होता है ना बच्चे, जैसे बाहर ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर से कितनी सारी वायर निकल रही है, 10 तरह की वायर निकल रही है, सप्लाई इधर भी दे रखी है, लेफ्ट राइट बैक इधर उधर सब जगह सप्लाई दे रखी है, लेकिन वो एक ही पॉइंट है। तो एक ही पॉइंट जो होता है वो जंक्शंस होता है। जंक्शंस कहने का मतलब है एक ही पॉइंट से डिफरेंट जगह पे करंट डिवाइड हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, करंट एंटर भी हो रहा है और करंट बाहर भी जा रहा है। तो सम ऑफ द टोटल एंटरिंग द करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द
करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग दैट जंक्शन। तो उससे बाहर निकल रहा है वो उसके इक्वल है। अभी आपको मैथमेटिकली अभी आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होता है, अब आप ये देखिए, ये मैंने वायर्स बना दी बच्चे कुछ, सिंपल आपको समझाने के लिए। इसका ऑलरेडी वायर्स का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की फॉर्म में बनाना चाहते हो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही पॉइंट है बच्चे, आप खुद देखिए, इसमें जो मैंने करंट डिवाइड करा, इसके अंदर मैंने करंट ले लिया ये I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 7 वायर है, लेकिन सारी की सारी एक ही पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है, वो पॉइंट है O। अब यहाँ पे O पॉइंट जो है दैट इज ए जंक्शन, उसको हम जंक्शंस कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा बच्चे, आपने सुना होगा पानीपत जंक्शन। पानीपत जंक्शंस क्यों है, क्योंकि पानीपत रेलवे स्टेशन से डिफरेंट वेज, डिफरेंट रूट्स निकलते हैं आगे। पानीपत से ही आगे निकल रहे हैं, पानीपत से हम डाली जा रहे हैं, पानीपत से ही हम आगे निकल रहे हैं, डिफरेंट वे निकल रहे हैं, तो एक जंक्शन है। तो जो स्टेशन जंक्शन होता है ना, जो स्टेशन जंक्शन होता है तो उसमें डिफरेंट रास्ते होते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिटी पे जाने के। तो ऐसे ही पॉइंट O एक जंक्शन है, इसमें डिफरेंट करंट निकल रहे हैं। अब आप खुद देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलूँ कि सम ऑफ द एंटरिंग द करंट, जो एंटर करंट कर रही है इसके अंदर, वो कितने हैं, I1, I2, I3, 3 करंट है जो यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग दैट जंक्शन। जो बाहर जा रहे हैं, I4 बाहर जा रहा है, I5 बाहर जा रहा है, I6 बाहर जा रहा है, I7 भी क्या है, बाहर जा रहा है, उसके इक्वल है। तो अगर हम बेसिकली इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये बनेगा मेरे पास I1, I2, I3 is equal to sum of leaving the current I4, I5, I6 and I7। क्लियर है बेटा। उसके बाद मैंने इन सारे करंट को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, I1, I2, I3 माइनस I4, क्योंकि पहले वो प्लस था लेकिन इक्वल के इधर आया तो वो माइनस हो गया, I5, I6, I7 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, क्लियर है। अब आप खुद देखिए, मोटी सी बात देखिए, मुझे क्या लेना, किसका साइन प्लस है, किसका साइन माइनस है। नेगेटिव साइन शो डैट कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं कि करंट की वैल्यू माइनस में जा रही है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि करंट की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट है। ओके, तो हमने सिर्फ अपोजिट डायरेक्शंस पे देखना है कि अपोजिट डायरेक्शंस आ रही है। तो अगर देखा जाए तो ये यही तो हो गया, ये क्या किया मैंने, ये मैंने सारा क्या किया, मैंने सम ही तो किया। अगर मैंने सम किया तो क्या हम इसको समीशन टोटल I इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया बच्चे, ये सम ही तो किए। अब आप खुद देखो, क्या ये वाली इक्वेशंस इसकी इक्वल नहीं आ रही है, बिल्कुल इक्वल आ रही है। अगर ये बिल्कुल इक्वल आ रही है तो ऊपर वाली डेफिनेशंस भी इसके अकॉर्डिंग आ सकती है, नीचे वाली डेफिनेशंस भी इसके अकॉर्डिंग आ सकती है। मतलब से कहने का मतलब है पूरा एक्सप्लेन कि यहाँ पे सिंपल ये ओम्स लॉ, जो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ है, ये सिर्फ करंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तभी हम इसको करंट लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ है तो हम नेम से फर्स्ट लॉ कहते हैं। एक ही पॉइंट में आ रहा है तभी हम इसको जंक्शंस लॉ भी कहते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था ओपन सर्किट लॉ, क्लियर है ना। तो अब ओपन सर्किट, अब खुद देखो, सारी वायर इधर उधर आ रही है, वायर्स इधर उधर कनेक्ट है, लेकिन कोई भी वायर आपस में कनेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब वो ओपनली है, आपस में कोई भी क्लोज नहीं है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये लूप बन जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, बट इसके अंदर एक भी वायर ऐसे नहीं है जो क्लोज्ड लूप बना रही है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं ओपन सर्किट लॉ। ओके बेटा, एनी डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्यूज लिख सकते हैं, प्रॉपर वे से आप इसको फटाफट नोट करिए, ताकि अब हम क्रिचॉफ सेकंड लॉ भी इसके अंदर फटाफट करें। हम अपने टॉपिक को फिनिश करते हैं, जल्दी से जल्दी अब इस टॉपिक को कंप्लीट करिए।
तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, किरचॉफ सेकंड लॉ जिसको हम लूप लॉ कहते हैं, क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशंस क्या है, उनकी स्टेटमेंट क्या है, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सबसे ज़्यादा 90% एग्जाम के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा किरचॉफ सेकंड लॉ आता है, और न्यूमेरिकल जरूर आएगा उसके ऊपर। 3 नंबर का तो 101% क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, और वो भी न्यूमेरिकली बेस्ड। तो आगे के जो हमारे चैप्टर्स में डेरिवेशंस हैं वो एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ है, और वो तभी समझ में आएगी जब आपको किरचॉफ सेकंड लॉ आए। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इस वीडियो को एक नहीं, 2-2, 3-3 बार देखनी है। 2-2, 3-3 बार देखोगे तभी जाके दिमाग में अच्छे से घुसेगी, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिकल सम ऑफ ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज, ये वोल्टेज को बताता है, तभी हम इसको ईएमएफ लॉ कहते हैं, वोल्टेज लॉ कहते हैं। ये क्लोज सर्किट में है तभी हम इसको क्लोज सर्किट कहते हैं, और सर्किट या फिर हम इसको लूप या मैश भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ algebraically sum of the EMF in any loop of a circuit is equal to the sum of the, मतलब sum of the product of current and resistance in it given in the circuit। तो जो चीज़ मैंने ऊपर बोली है, मोटी मोटी बात बताऊं, सम ऑफ ईएमएफ, एक क्लोज सर्किट के अंदर कितने बैटरी लगी है, कितने सेल लगे हैं, उन सब की वोल्टेज या उन सब की ईएमएफ को जो हमने ऐड करना है वो तो मैंने लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड में मैंने क्या लेना है, जो सर्किट के अंदर कितने टोटल रेजिस्टेंस लगे हैं, और उन सर्किट्स के अंदर जो रेजिस्टेंस लगे हैं उसमें से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस और करंट का मैंने यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद उन सबको मैंने यहाँ पर सम करना है। तो कहने का मतलब है राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ये करना है, इनका सम्स करना है, एंड लेफ्ट हैंड साइड्स में मैंने ईएमएफ एंड वोल्टेज जो भी हमारे पास उसमें बैटरी या सेल दे रखा होगा वो हमें लेना है। तो बेसिकली हमारे पास ये किरचॉफ सेकंड लॉ है। ये अब स्टेटमेंट अभी आपको इतने दिमाग में अभी नहीं घुसी होगी, लेकिन अब सर्किट के थ्रू आपको समझाते हैं कि किस हिसाब से होती है ये स्टेटमेंट, उसके हिसाब से आपने इसको ध्यान से समझना है। इसको समझाने के लिए ध्यान से समझना बेटा। अब इसको देखो, स्टेटमेंट में देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक सर्किट ले लिया, ये मैंने एक छोटा रेजिस्टेंस बनाया है, ये मैंने सेल ले लिया जिसको हम ईएमएफ की फॉर्म में लेंगे, और ये एक मैंने बड़ा रेजिस्टेंस बनाया है। अब बात आएगी छोटा बड़ा क्या है, ये बच्चों आपको बताना पड़ेगा कि क्या छोटा है क्या बड़ा है। देखो, जो छोटे वाला है ना, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर जो होता है ये सेल का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये मेरे पास सेल का रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है, बैटरी ये सेल है, सेल का ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये बाहर से रेजिस्टेंस लगाया है आर, कैपिटल आर, एंड कैपिटल आर इज ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये मेरे पास हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके बेटा, पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशंस कर दिए, अपनी मर्जी से ले लो, ए बी सी डी। अब हमने क्या करना है, अब आपको पता है कि जब हम बैटरी से करंट को डिवाइड करते हैं तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकालते हैं। तो मैंने पॉजिटिव से निकाला, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आएगा, अगर तो करंट नहीं दिया हुआ, ध्यान से समझो बच्चे, अगर तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई तब तो आप अपनी मर्जी से पॉजिटिव से ही निकालो, बट अगर करंट की डायरेक्शन जो दे रखी है, गिवन है, तो हमें न्यूमेरिकल उसी के ही अकॉर्डिंग करना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको करंट कितना दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, कैसे नहीं दिया हुआ है। ओके बेटा, अब मैंने बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट निकाला, ये पॉजिटिव एंड है, सिंगल वायर के पास सिंगल वायर थी तो करंट सब में सेम ही जा रहा है।
कि जितना मैंने करंट निकाला था उतना उसको वापस दे दिया, बिल्कुल ईमानदारी से। अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग ये इसको KCL भी कहते हैं। KCL का मतलब किरचॉफ सर्किट लॉ होते हैं। ये किरचॉफ करंट लॉ भी आप जो हम कह लेते हैं, कई बच्चे इसको करंट लॉ कहते हैं फर्स्ट लॉ की तरह, लेकिन एक्चुअल में किरचॉफ सर्किट लॉ भी आप इसको कह सकते हो क्योंकि इसमें सर्किट बन रहे हैं। मोटी मोटी सी बात बताऊं बच्चे, मैंने क्या करना है, ओम्स लॉ भी वेरीफाई होता है इससे। किरचॉफ लॉ ने क्या किया, किरचॉफ लॉ कहता है कि हम बैटरी में अगर हम बैटरी लगाते हैं, करंट लेफ्ट टू राइट मूव करे या राइट टू लेफ्ट मूव करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, वैल्यू सेम ही होती है। बल्ब, अगर मैं एक बल्ब लगाऊं, बल्ब के अंदर मैंने एक बार तो मैंने सेल ऐसे लगा दिया कि उसका पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में है और नेगेटिव राइट हैंड साइड में है, तो क्या बल्ब ग्लो होगा? वायर के साथ कनेक्ट किया बच्चे, बल्ब जरूर ग्लो होगा। नेक्स्ट टाइम पे मैंने क्या कर दिया, साइड चेंज कर दी। नेक्स्ट टाइम पे मैंने वही बल्ब लिया, वही सेल लिया, वही वायर की, बस मैंने क्या किया है, अब जो पॉजिटिव राइट हैंड साइड में था, अब उस पॉजिटिव को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया है और नेक्स्ट वाले को नेगेटिव को मैंने राइट हैंड साइड में कर दिया, तब भी बल्ब ग्लो होगा। तो किरचॉफ लॉ ने ये वेरीफाई किया कि एक तो कि सर्किट को कैसे भी घुमाओ, चाहे क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जैसे मर्जी घूमे, आपका सर्किट ऑन रहेगा और करंट की वैल्यू भी सेम रहती है, वोल्टेज भी वैल्यू रहती है और इक्वल अमाउंट से वही वैल्यू आएगी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग करो या राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग करो। दूसरा ये अप्लाई होता है, ये सर्किट तब अप्लाई होता है जब हम इसको सीरीज पार्लर से जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, वहां भी हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं। ठीक है, अब हमने इसको जो अप्लाई करना है, इसके मैं एक छोटे से रूल बताऊं, वो रूल आपको पता होने चाहिए। ये अगर ये रूल्स आपको पता होंगे माइंड में, तो आप बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हो। ये रूल्स बच्चे आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, मैंने तो छोटे छोटे से बेसिक खुद के रूल बनाए हुए हैं, तो जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जो टिप्स, जिसको हम कहते हैं टिप्स ऑफ द डेरिवेशन, टिप्स कह दो बच्चे इसके, या फिर आप इसके रूल्स कह दो, जो मैंने बेसिक बना रखे हैं। याद करने का तरीका कि कैसे याद करना है, पहला रूल है EMF के लिए, अगर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव होता है, ध्यान से सुनो, जैसे ये जा रहा है D से A की तरफ करंट जा रहा है, अगर करंट बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव हो रहा है, देखो नेगेटिव टू करंट, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव हो रहा है करंट, तो नेगेटिव का मतलब होता है कम और पॉजिटिव का मतलब होता है ज़्यादा, तो वो कम से ज़्यादा में जा रहा है, और अगर वो कम से ज़्यादा में जा रहा है तो आपने E की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है। नेगेटिव का मतलब होता है कम, पॉजिटिव का मतलब होता है ज़्यादा। अगर करंट कम से ज़्यादा की तरफ आ रहा है, ये जो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव बताया है, ये टर्मिनल, ये सेल की वैल्यू बताई है या बैटरी की वैल्यू आप ले सकते हो, तो E की वैल्यू को हमेशा आपने किस में लेना है, पॉजिटिव में कंसीडर करना है। अब वहाँ पे वैल्यू कुछ भी दे रखी हो आपको। सेकेंड रूल है, अगर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव होता है, उल्टा हो गया बच्चा इसका, ज़्यादा से कम पे जाएगा, तो आपको भी पता है बच्चे, अगर हम ज़्यादा से कम पे जाएंगे, मेरे पास ज़्यादा चीज़ है, ज़्यादा से हम कम चीज़ पे जा रहे हैं, तो मुझे कम ही मिलेगा। नेगेटिव मतलब कम, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा। अगर मेरी एक पोस्ट से प्रमोशन हो रही है, तो खुद सोचो बच्चे, मेरी प्रमोशन होगी, मेरी प्रमोशन होगी, सब कुछ बढ़ गया, सैलरी भी बढ़ गई, स्टेटस भी बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई। जब इंक्रीमेंट होता है ना, तो हर चीज़ बढ़ गई, जब हर चीज़ बढ़ गई तो उसको हम पॉजिटिव लेते हो। यहाँ पे तो सिचुएशन ही उल्टी आ गई, अब वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, प्रमोशन ना हो ही नहीं, प्रमोशन से हो ही नहीं, जो पोस्ट थी उसकी डिमोशन होगी। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं तो वो कम मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ऑलरेडी कम मिलेगा, और कम है तो हमने E जो वोल्टेज EMF के वैल्यू लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे। ओके बेटा, तो पहले दो रूल तो हमारे पास EMF के ऊपर है। उसके बाद थर्ड रूल है करंट के ऊपर, अगर करंट फेवर के अंदर है, करंट इन फेवर, अब बच्चे कहते हैं भाई करंट भी कौन सा फेवर में होता है,
करंट भी फेवर में होता है। कैसे? अगर मैं इसकी वैल्यू लूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, हम वैल्यू ले रहे हैं DABCD, अगर हम वैल्यू ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और करंट की डायरेक्शंस भी एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वो आपके फेवर में है, आपकी बात मान के चल रहा है, आपके साथ साथ चल रहा है। और अगर वो आपके साथ साथ चल रहा है तो हमेशा फेवर वाले को तो पॉजिटिव में लेते हैं, तो उसको हम करंट को हम किस में लेंगे? आई के अंदर लेंगे, और जो आई हमारे पास होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आप उसको पॉजिटिव लिख सकते हो। क्लियर? क्लियर बेटा? क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर जो होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो बच्चे देखो नेगेटिव होगी नहीं, तो यहाँ पे बात आती है सारी करंट के ऊपर कि हमने जो राइट हैंड साइड में वैल्यू लेनी है, नेगेटिव पॉजिटिव लेनी है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सारी बात उस पर आती है, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। और इसका रिवर्स, रिवर्स फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट वही है, करंट इन नॉट फेवर, अगर वो फेवर में नहीं है, कहने का मतलब वो आपके अपोजिट है। अंडरस्टैंडिंग है, दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की बात नहीं मानता, तो कहने का मतलब क्या है बच्चे? उसकी नेचर पहले वाले से डिफरेंट है, अपोजिट है। जब अपोजिट है तो हम दूसरे को कहेंगे भाई तो नेगेटिव है, तो हम वो वही वाली बात करते हैं, तो उसको हमने किस में कंसीडर करना है? नेगेटिव में कंसीडर करना है। तो मोटे मोटे से जो बेसिक मैंने टिप्स बताए हैं, ये टिप्स नहीं भूलने, और यही टिप्स हैं जो आपके लाइफ टाइम यूज होंगे। और लाइफ टाइम अगर आपने इन टिप्स को याद कर लिया तो आपका 101% न्यूमेरिकल भी सही रहेगा, और कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ये 101% प्रॉमिस है आपका मेरे से, ठीक है ना? मेरा आपसे लगा लो 101% प्रॉमिस है। ओके बेटा, अब वैल्यू निकाल के देखते हैं कि सर्किट को क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो वैल्यू क्या आती है। ध्यान से देखो फटाफट बोर्ड पे। सबसे पहले मैंने लिया लूप, सबसे पहले मैंने लिया DABCD, DABCD। हम वैल्यू ऐसे घुमा रहे हैं, अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो एक्चुअल में हम इसको किस में ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा EMF की वैल्यू लगानी है। अगर सर्किट में कोई EMF नहीं दे रखा, कोई बैटरी नहीं लगी हुई, तो वहाँ पे 0 लगाना है। अगर लगा हुआ है तो वहाँ पे EMF की वैल्यू लगानी है। ठीक है बेटा, देखो हम D से A की तरफ जा रहे हैं। जब हम D से A की तरफ जा रहे हैं तो पहला क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो E की वैल्यू किस में लेंगे? जो भी EMF की वैल्यू दे रखी है उसको हम किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग लगाना है। ओके बेटा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लगा दी। राइट हैंड साइड में हमने लगाना है करंट और रजिस्टर। जो भी करंट और रेजिस्टेंस आई जा रहे हैं उसको प्रोडक्ट करके उनको ऐड करना है। ठीक है बेटा, पहला रेजिस्टेंस DA ब्रांच के अंदर पहला रेजिस्टेंस मेरे पास स्मॉल r आ रहा है, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I। तो अब देखो हम भी इस तरफ, हम भी जो ले रहे हैं D से A की तरफ ले रहे हैं, मतलब हम भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और करंट के डायरेक्शंस भी एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो इट मीन्स करंट क्या है? करंट इन फेवर। और अगर करंट फेवर में है तो हम उन दोनों का जो प्रोडक्ट लेंगे वो हमेशा किसके अंदर लेंगे? पॉजिटिव फॉर्म के अंदर लेंगे। तो हमारे पास उन दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये बन गया मेरे पास IR। ऐसे AB ब्रांच में गए, AB ब्रांच में कोई भी करंट नहीं दे रखा। फिर BC ब्रांच में गए, हम भी ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन है, तो ये भी हम किस में लेंगे बच्चे? पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे। ओके बेटा, पॉजिटिव फॉर्म में लेने के बाद मैंने I बाहर ले लिया, स्मॉल r प्लस में कैपिटल R हो गया, तो फर्स्ट मेरे पास ये इक्वेशंस आ गई। क्लियर बेटा? ये तब था जब मैंने सर्किट को, लूप को मैंने रोटेट किया इन एंटी क्लॉकवाइज। जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो मेरे पास जो लूप की वैल्यू आई है वो मैंने आपको बताई है, वो मेरे पास ये आती है। ओके, क्लियर है बेटा? अब हम इस सर्किट्स को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब नेक्स्ट मैंने इस सर्किट को क्लॉकवाइज लिया, अब मैंने इस लूप को डिफरेंट ले लिया। अब मैंने ले लिया लूप ADCBA। अब ये मेरे पास चला गया क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज देखो जब हम ए से डी की तरफ गए ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही है। पहला मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ज़्यादा से कम में जा रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो हमारे पास जो ईएमएफ की वैल्यू जो भी आएगी वो लगाओ, बट यहाँ पे माइनस लगेगा। ओके, क्लियर है। उसके बाद डी से सी की तरफ गए, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। रेजिस्टेंस नहीं दे रखा तो हम कोई वैल्यू नहीं लगाएंगे, बट जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस दे रखा है वहाँ पे करंट और रेजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर देखना है कि वो फेवर में है कि नहीं। फेवर में है तो पॉजिटिव लेना है, फेवर में नहीं है तो नेगेटिव लेना है। ओके, फिर हम सी से बी की तरफ गए। जब हम सी से बी की तरफ गए, करंट तो मूव हो रहे हैं बच्चे लेफ्ट टू राइट, हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, हम अपने लूप के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है, दोनों अपोजिट है। अब ये दोनों अपोजिट हैं तो मतलब ये फेवर में नहीं है, और अगर करंट इन नॉट फेवर तो रूल 4 के अकॉर्डिंग उसको हमने किस में लेना है, प्रोडक्ट को नेगेटिव में लेना है। तो ये माइनस आई आर। उसके बाद यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, सेम। फिर ए से डी की तरफ गए, फिर ये अपोजिट आ गया, फेवर में नहीं है तो ये मेरे पास माइनस। ओके, दोनों साइड से मैंने माइनस आई कॉमन ले लिया तो आर प्लस स्मॉल आर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास आंसर देखो बच्चे, क्या मेरे पास आंसर वो नहीं आया, बिल्कुल सेम। इक्वेशंस 1 एंड 2 आर इक्वल। इससे पता लग रहा है चाहे सर्किट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या क्लॉकवाइज घुमाओ, सर्किट की वैल्यू वही आ रही है। अगर आपको करंट डिवाइड करना आता है तो सर्किट की वैल्यू बिल्कुल सेम वही आएगी, और इसी के ही अकॉर्डिंग हम कहते हैं हैंस किरचॉफ सेकंड लॉ वेरीफाइज। किरचॉफ सेकंड लॉ जो है मेरे पास वो वेरीफाई होता है, जो मैंने आपको वैल्यू बताई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लिख सकती हो from 1 and 2 both equations are equal, hence Kirchhoff's second law are proved। अब ये मैंने प्रूफ करना बताया है। अब बेसिकली हमने किरचॉफ सेकंड लॉ प्रूफ करना बताया है, तो ओम्स लॉ भी इसके अंदर अप्लाई होता है। अगर मैं इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करूँ तो ओम्स लॉ क्या करता है, ओम्स लॉ कहता है कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द गिवन रेजिस्टेंस। जो भी रेजिस्टेंस है उसका सम करेंगे तो भी हमारे पास आंसर यही है। कहने का मतलब क्वेश्चंस में ये भी आ सकता है कि किरचॉफ सेकंड लॉ की हेल्प से आपने ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, तो ओम्स लॉ को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने एक लूप बना के दिखाया है, तो एक लूप है, एक लूप से भी हो जाएगा, 2 लूप बनेंगे तो 2 लूप से भी हो जाएगा। तो बेसिकली ये सेकंड लूप है जिसमें हमने ये रूल्स मोटे मोटे हमने ये टिप्स रूल्स यूज़ करने हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। चाहे अब मेरे पास सर्किट बनेगी, चाहे मैं वैल्यू को क्लॉकवाइज